चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने रामदेव जयंती और तेजा दशमी की प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान राज्यपाल बागड़े ने कहा कि लोक देवता रामदेव जी और तेजाजी का जीवन लोक कल्याण को समर्पित रहा है। उन्होंने रामदेव जी और तेजाजी के बताए आदर्श मार्ग को अपनाते हुए दीन दुखियों की सेवा और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। उधर राजस्थान सरकार में युवा मामले और खेल विभाग के मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने देर रात विभागीय अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में जनवरी 2025 में आयोजित होने वाले राज्य युवा महोत्सव और यूथ आइकॉन अवार्ड के बारे में विस्तार से चर्चा की। कैबिनेट मंत्री ने संभाग स्तर पर युवा साथी केंद्रों की स्थापना और राज्य युवा नीति और राज्य खेल नीति के निर्माण के लिए विभाग में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट गठन की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही पीएमयू गठन के लिए आवश्यक पत्रावली वित्त विभाग को अनुमोदन के लिए भेज दी गई है। बैठक में खेल मंत्री ने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में 140 खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति के लिए भी योग्यताओं के मापदंड निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा राज्य के प्रतिष्ठित खिलाड़ियों के रोजगार के लिए आउट ऑफ टर्न नियुक्ति संबंधी पत्रावली पर भी चर्चा की गई। उधर चेयरमैन डिस्कॉम्स और जयपुर विद्युत वितरण निगम की एमडी आरती डोगरा ने विद्युत भवन में निगम के सभी सर्कल्स अधीक्षण अभियंताओं की समीक्षा बैठक की और बता दें कि बैठक में उन्होंने उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति और उनकी समस्याओं के निराकरण, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस और रिकवरी बिलिंग आदि विषयों की वृत्तावार समीक्षा की। चेयरमैन डिस्कॉम्स और जयपुर विद्युत विभाग वितरण निगम की एमडी आरती डोगरा ने विद्युत भवन में निगम के सभी सर्कल्स अधीक्षण अभियंताओं की समीक्षा बैठक ली। तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जिस बैठक में विद्युत आपूर्ति, उनकी समस्याओं के निराकरण और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, रिकवरी बिलिंग तमाम विषयों पर विस्तार से समीक्षा की गई। उधर माइंस और पेट्रोलियम प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत ने गुरुवार को सचिवालय में रिफाइनरी के अधिकारियों के साथ एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी परियोजना के कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक की। उन्होंने बताया कि रिफाइनरी की 10 प्रोसेस इकाइयों का 90% से अधिक कार्य पूरा हो चुका है। वहीं परियोजना क्षेत्र में करीब 81% काम हो गया है। उन्हें रिफाइनरी के शेष बकाया कार्यों के निष्पादन में तेजी लाने की आवश्यकता प्रतिपादित की है। तो वहीं टी रविकांत ने बताया कि राजस्थान रिफाइनरी राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इससे प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास में 4 चांद लग जाएंगे। तो वहीं एचपीसीएल और राजस्थान सरकार की संयुक्त उद्यम कंपनी एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा बाड़मेर में 9 मिलियन टन वार्षिक क्षमता की BS6 मानक की अत्याधुनिक राजस्थान रिफाइनरी के काम में तेजी आई है। उधर जयपुर में आवासन मंत्री झावर सिंह खर्रा के मार्गदर्शन में जयपुर विकास आयुक्त आनंदी ने जेडीए में अभियांत्रिकी शाखा के आला अधिकारियों के साथ बैठक की है और इस दौरान राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 और आमजन की सुविधा को देखते हुए जयपुर शहर में वर्षा और अन्य कारणों से क्षतिग्रस्त सड़कों के संबंध में चर्चा हुई। विकास आयुक्त ने वर्षा और अन्य कारणों से क्षतिग्रस्त सड़कों के सुदृढ़ीकरण और सुधारीकरण आदि कार्यों को दीपावली से पूर्व करवाने के सख्त निर्देश दिए हैं। तो वहीं बात करें, जेडीसी ने तो अभियंताओं को सख्त निर्देश दिए कि सड़क नवीनीकरण और सुदृढ़ीकरण के समय क्वालिटी और टाइमलाइन पर विशेष फोकस करें। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मसूदा उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत बेगलियावास के दर्जनों ग्रामीणों ने जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिनमें ग्रामीणों ने बताया कि अतिवृष्टि होने के कारण लगभग सभी खरीफ की फसलें गल चुकी हैं। इसी को लेकर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि गिरदावरी
करवाकर जो है काश्तकारों को उचित मुआवजा दिलाएं ताकि किसानों को राहत मिल सके। वर्तमान स्थिति ये है कि सभी खेतों में पानी भरा हुआ है और काश्तकारों को जो है इस वर्ष जीवन यापन करना भी जो है काफी मुश्किल हो रहा है। वर्तमान स्थिति में खेत में चारा भी गल चुका है, जिसके कारण जानवरों को पालने में भी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से फसल खराबी का उचित मुआवजा दिलाने की गुहार लगाई। सभी ग्रामवासी मुख्यमंत्री के नाम पर एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए। इस साल अतिवृष्टि की वजह से पूरे ग्राम पंचायत की सभी फसलें नष्ट हो चुके, गल चुके। पशुपालन करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है वर्तमान स्थिति में। खेतों में 2-2, 3-3 फुट पानी भरा हुआ है, इसलिए खेतों की हालत बहुत खराब हो चुकी है। इसलिए मुख्यमंत्री जी साहब से निवेदन है, एसडीएम साहब से निवेदन है कि ये ज्ञापन मुख्यमंत्री को तत्काल पहुंचाकर उचित कार्रवाई गिरदावरी करवाकर उचित। उधर सीईटी का जो परीक्षा केंद्र है बांसवाड़ा संभाग मुख्यालय पर करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप दिया है। रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे अभ्यर्थियों ने बताया कि बांसवाड़ा संभाग बन जाने के बाद भी परीक्षा केंद्र डूंगरपुर दिया गया है। ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के अभ्यर्थियों के लिए जो है अधिक दूरी पर है। बांसवाड़ा में संभाग स्तर पर आवागमन जो है के लिए उचित साधन और ठहरने के लिए सुविधा भी उपलब्ध है। डूंगरपुर परीक्षा केंद्र दिए जाने पर प्रतापगढ़ के अभ्यर्थियों के लिए 150 किलोमीटर से अधिक और बांसवाड़ा के अभ्यर्थियों के लिए लगभग 100 किलोमीटर दूर है। बारिश के समय को देखते हुए बांसवाड़ा में परीक्षा केंद्र बनाने से प्रतापगढ़ और डूंगरपुर के अभ्यर्थियों के लिए बराबर मध्य दूरी होगी और आवागमन के लिए भी उपलब्ध साधन होंगे। ज्ञापन में सीईटी का परीक्षा केंद्र डूंगरपुर की बजाय बांसवाड़ा में करने की मांग की गई। वहीं मांग पूरी नहीं होने पर अभ्यर्थियों ने बड़े आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। बांसवाड़ा में संभाग स्तर पर आवागमन के लिए उचित साधन और ठहरने के लिए सुविधा भी उपलब्ध है, इसलिए छात्रों ने जो है आगे अगर मांग उनकी पूरी नहीं हुई तो बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी है। साथ ही आपको बता दें कि जो बांसवाड़ा संभाग मुख्यालय पर करने की जो मांग है उसमें अभ्यर्थियों ने जो है मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे अभ्यर्थियों ने बताया कि बांसवाड़ा संभाग बन जाने के बाद भी परीक्षा केंद्र डूंगरपुर दिया गया है। आज हमारे सीएटी का जो एग्जाम देने वाले बच्चे हैं उन बच्चों का सेंटर बांसवाड़ा नहीं होकर के बांसवाड़ा सेंटर ही नहीं है और ज्यादातर सेंटर डूंगरपुर, उदयपुर और अन्य जगह कर दिया है। हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं उन सब की मांग ये है कि जब बांसवाड़ा संभाग बन गया है तो संभाग मुख्यालय पे एग्जाम सेंटर होने चाहिए और कोई बहुत ज्यादा बच्चे नहीं है, यहाँ से संसाधन भी है, कई कॉलेजेस है, कई स्कूलें हैं, एग्जाम हो सकता है। कोई कारण ऐसा नहीं है कि एग्जाम नहीं कराया जाए, लेकिन प्रशासन और सरकार क्यों यहाँ एग्जाम नहीं कराना चाहती है। तो हमारे बच्चे अभी सभी सेंटरों से जो एग्जाम देने वाले बच्चे वो है और हमारे एसटीएससी छात्र संघ के सभी कार्यकर्ता और हम सब रैली के रूप में मुख्यालय पे आए थे। माननीय मुख्यमंत्री के नाम से, डायरेक्टर के नाम से, जिला कलेक्टर। उधर राजस्थान आवासन मंडल की सभी अधिशेष व्यावसायिक और आवासीय परिसंपत्तियों का जल्द जो है नियमानुसार जल्द से जल्द निस्तारण किया जाएगा ताकि राज्य सरकार की आमजन को अपना आवास देने का संकल्प साकार हो सके। ये कहना है आवासन आयुक्त डॉक्टर रश्मि शर्मा का। उन्होंने मंडल की प्रगतिधीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं को लेकर हुई बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभियंतापूर्ण समर्पण और कर्तव्य निष्ठा के साथ में आवासों का निर्माण करें। बता दें कि विनिर्मित आवासों के विक्रय का लक्ष्य जो है अविलंब प्राप्त कर आमजन को गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराएं। डॉक्टर शर्मा ने सभी अभियंताओं को निर्देश दिए कि वे समय समय पर निर्माणाधीन योजनाओं का औचक निरीक्षण करें, साथ ही सैंपलिंग भी समय समय पर होती रहे। उल्लेखनीय है कि हाल ही में डॉक्टर रश्मि ने जयपुर स्थित आवासन मंडल की संपत्तियों का औचक निरीक्षण किया था, जहां उन्होंने खुद के समक्ष सैंपल्स की जांच लैब में करवाई थी। उन्होंने नवीन आवासीय योजनाओं के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि अभियंता जमीन को आपाप्त करने से पहले कॉस्ट बेनिफिट अध्ययन भी सुनिश्चित करें।
उधर सुमेरपुर थाना परिसर में सीओ भूपेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई और बैठक में आगामी त्योहारों को लेकर चर्चा हुई, जिसमें सीएलजी सदस्य जागन्नाथ महादेव मंडल पदाधिकारी और सदस्यों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान जानकारी दी गई कि 13 सितंबर को रात्रि में विशाल भजन संध्या का भी आयोजन होगा, जिसमें राजस्थान की प्रसिद्ध कलाकार आशा वैष्णव और पार्टी भजनों की प्रस्तुति देंगी। वहीं 14 सितंबर को जल झुंझुनी एकादशी पर शहर में विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने बैठक लेकर सुझाव लिए हैं। तो 13 सितंबर को रात्रि में विशाल भजन संध्या का भी आयोजन होगा, जिसमें राजस्थान की प्रसिद्ध कलाकार आशा वैष्णव और पार्टी भजनों की प्रस्तुति होगी। वहीं 14 सितंबर को जल झुलनी एकादशी पर शहर में विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने बैठक लेकर सुझाव लिए। 3-4 त्योहार जो लगातार आ रहे हैं, उस संदर्भ में वह सुमेरपुर का जो सबसे बड़ा आयोजन होता है, रेवाड़ी जो निकलती है देव झूलनी गर्स को, जो सुमेरपुर शहर का सबसे बड़ा एक फंक्शन होता है, उसी को लेकर सीएलजी की बैठक और जो आयोजक हैं रेवाड़ी के, उनको भी बुलाकर मीटिंग ली गई, उनसे सुझाव मांगे गए, क्या क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं। हमने हमारी बात बताई, उन्होंने अपनी जो समस्याएं थी वो बताई, और जिस दिन जुलूस होगा उन पर पूरा निराकरण किया जाएगा। इसी संदर्भ में ये बैठक आयोजित। उधर अलवर जयपुर रोड पर शराब ठेके के विरोध में बैठी महिलाएं गुरुवार को मिनी सचिवालय पहुंची और जिला कलेक्टर को मामले से अवगत करवाकर ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि महिलाओं ने बताया कि वो ठेके के विरोध में 15 दिन से धरने पर बैठी हुई हैं। महिलाओं का कहना है कि ठेका नहीं खुलने दिया जाएगा। ठेका खुलने से वहां पर शराबियों को जमावड़ा हो जाएगा, जिस वजह से बच्चे और वाहन बहन बेटियों पर घर से बाहर निकलने में डरेंगी। इसलिए शराब ठेके के बाहर स्थानीय महिलाओं ने धरना दिया, लेकिन 15 दिनों से प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। तब जाकर जिला कलेक्टर को उन्होंने अपनी समस्याओं से अवगत कराया। जिला कलेक्टर ने उनको 2 दिन का आश्वासन दिया कि 2 दिन में ठेके को बंद करवाया जाएगा। तो महिलाओं ने बताया कि वो ठेके के विरोध में 15 दिन से धरने पर बैठी हुई हैं। महिलाओं का कहना है कि साफ तौर पर ठेका नहीं खुलने दिया जाएगा। ठेका खुलने से वहां पर शराबियों का जमावड़ा हो जाएगा, जिस वजह से बच्चे और बहन बेटियां घर से बाहर निकलने में भी डरेंगी। इसलिए शराब ठेके के बाहर स्थानीय महिलाओं ने धरना दिया है। तो वहीं कलेक्टर को जब इस समस्या से महिलाओं ने अवगत करवाया, जानकारी दी गई, तो फिर कलेक्टर ने भी 2 दिन का आश्वासन दिया और साथ ही साथ महिलाओं को आश्वासन दिया गया कि 2 दिन के अंदर ठेके को बंद करवा दिया जाएगा। ये ठेका का मामला है सर। हाँ, तो ये हमारे पास शराब का ठेका खुल रहे हैं तो परेशान हो रहे हैं हम। 15 दिन से बैठे हैं वहाँ। 15 दिन से हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। 15 दिन के बाद हम कल भी आए यहाँ, कल हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज फिर आया है, आज हमारी सुनवाई हुई है। तो आज हमारी 2 दिन को टाइम दिया है। 2 दिन बाद ये हमेशा खतर बंद हो जाएगा। स्कूल कितने पास है और मंदिर कितने पास है? नजदीक है, पास में ही है। 100 किलोमीटर भी समझो। हाँ, पास में ही है। हाँ। और हमारा वही मकान हो गया, वही हमारा बच्चा है, वही हमारा रास्ता है निकलने का। कौन सी जगह है ये? गोदन कॉलोनी है। चोर डूंगरी ये नहीं सुनाई कर था हमारी। हाँ मिल ली है। आज हमारी सुनाई हो गई। क्या आश्वासन दिया? 2 दिन। उधर खैरथल का मुंडावर थाना और वहां का थानाधिकारी इन दिनों चर्चित बने हुए हैं। थाने के एसएचओ राजीव डूडी को हटाने के लिए खुद मुंडावर विधायक ललित यादव थाने के सामने धरना दे चुके हैं। आज फिर एक बार मुंडावर इलाके के कई सरपंच और विधायक के समर्थक खैरथल एसपी के पास पहुंचे और एसएचओ को हटाने को लेकर ज्ञापन दिया। लोगों ने बताया कि एसएचओ इलाके में मनमाने तरीके से काम कर रहा है, जिसको लेकर पूरे मुंडावर इलाके में सभी एसएचओ की कार्यप्रणाली से खुश नहीं है। वहीं कुछ दिन पहले एक पक्ष ने भी एसपी को ज्ञापन देकर एसएचओ को नहीं हटाने की मांग कर चुके हैं। थाने के एसएचओ को लेकर चल रही खींचतान इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि एसपी मनीष चौधरी ने ग्रामीणों से जांच करवाने की बात कही और अगर जांच में एसएचओ दोषी पाया जाएगा तो कार्रवाई जरूर की जाएगी। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये हुजूम समस्याओं को लेकर समस्या
क्षेत्र से जुड़ी हुई नहीं बल्कि एक एसएचओ से जुड़ी हुई समस्या को लेकर जो है पिछले कई दिनों से जो क्षेत्रीय लोग हैं वो सरपंच और विधायक के साथ में धरना भी दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद जो है सरपंच और विधायकों के समर्थक जो है ज्ञापन लेकर जो है यहाँ एसपी मनीष चौधरी से मुलाकात करने पहुंचे और उन्होंने एसपी मनीष चौधरी को ज्ञापन देकर आगे की कार्रवाई करने के लिए कहा। एसएचओ मुंडावर अपनी मनमानी कर रहा है और सभी जनप्रतिनिधियों से उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, जिसको लेकर हमारे विधायक मुंडावर ललित यादव के साथ हम 10 दिन पहले मुंडावर थाने पे धरना पे बैठे थे और उनको ज्ञापन दिया था कि 10 दिन में अगर कार्रवाई नहीं हुई, एसएचओ का व्यवहार नहीं बदला, एसएचओ को यहाँ से नहीं बदला, तो हम आगामी कार्रवाई करेंगे। सभी लोग मुंडावर क्षेत्र की आम जनता उससे दुखी है, तो आज एसपी से मिलने का कार्यक्रम था कि उसको हटाइए। एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि मैं जल्दी ही आपको, जांच हमारी चल रही है, एडिशनल एसपी साहब के पास जांच है, उसमें बयान हो जाएंगे। उधर मासूम बच्ची का अपहरण करने वाले आरोपी को रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जीआरपी और आरपीएफ पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा है। बता दें कि आरोपी सीकर निवासी रजाक ने पूछताछ में मासूम को अपने साथ रखने और पढ़ाई करवाने के लिए अपहरण करना बताया है। अपहरण करने से पूर्व मासूम की मां को शादी करने के लिए रखा था प्रस्ताव। मामले में सीओ रामावतार चौधरी ने खुलासा किया है। मासूम बच्ची का अपहरण करने के वाले जो आरोपी को रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें कि जीआरपी और आरपीएफ पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा है। बता दें कि पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया है कि बच्ची को पढ़ाई करवाने के लिए अपहरण किया था और अपहरण करने से पहले मासूम की मां को शादी करने के लिए भी प्रस्ताव रखा था। मामले में सीओ रामावतार चौधरी ने ये खुलासा किया है। तो तस्वीर में आरोपी को आप देख पा रहे हैं, जहां पर मासूम बच्ची का अपहरण करने वाले आरोपी को रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार किया है और बता दें कि संयुक्त कार्रवाई यहां पर देखने को मिली। जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई के चलते एक बच्ची के अपहरण के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इसकी घटना है जिसपे पीड़ित महिला सिरोही जिले की रहने वाली राजस्थान की, जो दरगाह जियारत के लिए आई थी अपनी 4 साल की बच्ची के साथ में। रेलवे स्टेशन पे करीब 8 बजे आ गई थी आबू रोड जाने के लिए। तो स्टेशन पे बैठी थी अपनी बच्ची के साथ में। एक अजनबी शख्स आता है और उसकी महिला से बातें करने लग जाता है और बातों में बच्ची से भी बातें करने लगता है और इस बातों में घुल मिलने के बाद में बच्ची को कोल्ड ड्रिंक पिलाता है और इसी का फायदा उठाते हुए जो ही पीड़िता महिला की नज़र चूकती है और बच्ची को लेकर वो अपहरण करके स्टेशन से बाहर निकल जाता है। इस इत्तला मिलती है। इस इत्तला पे हमारा जीआरपी थाना स्टाफ और आरपीएफ थाना स्टाफ एक्टिव होता। श्रीमान एस साहब राममूर्ति जोशी एवं उच्च अधिकारी के आदेश से पूरा हमारा टीम जीआरपी और आरपीएफ। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। खबर अलवर से है, जहां पर अरावली बिहार थाना क्षेत्र में उमरेड सरपंच प्रतिनिधि की कनपट्टी पर कट्टा लगा सोने की चेन और 2.5 लाख रुपए लूटने का मुकदमा दर्ज हुआ है। सरपंच प्रतिनिधि सहित ग्रामीणों ने एसपी को ज्ञापन देकर आरोपी को अरेस्ट कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि केसरपुर निवासी तोताराम आदतन अपराधी है, साइबर क्राइम जैसे अपराधों में संलिप्त है, अवैध शराब का काम भी करता है। सरपंच जिला अध्यक्ष सहित अन्य सरपंचगण ने मिलकर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा से जल्द कार्रवाई और आरोपी को पकड़कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। तो अरावली बिहार थाना क्षेत्र में उमरेड सरपंच प्रतिनिधि की कनपट्टी पर कट्टा लगाकर सोने की चैन और 2.5 लाख रुपए लूटने का मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें कि सरपंच प्रतिनिधि सहित ग्रामीणों ने एसपी को ज्ञापन देकर आरोपी को अरेस्ट कर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। बता दें कि सरपंच जिला अध्यक्ष सहित अन्य सरपंचगण ने मिलकर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा से जल्द कार्रवाई और आरोपी को
पकड़कर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। तो उमरेड सरपंच प्रतिनिधि की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सोने की चैन और 2.5 लाख रुपए लूटने का मामला सामने आया है, जिसमें कि मुकदमा भी दर्ज कराया है। सरपंच प्रतिनिधि सहित ग्रामीणों ने एसपी को ज्ञापन देकर आरोपी के खिलाफ जो है अरेस्ट कर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। तो वहीं बता दें कि अवैध शराब का भी काम करता आरोपी है और साइबर क्राइम जैसे अपराधों में भी संलिप्त बताया जा रहा है। सरपंच, जिला अध्यक्ष सहित अन्य सरपंचगण ने मिलकर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा से जल्द कार्रवाई और आरोपी को पकड़कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। कल सवेरे मैं मेरे घर से बुरा सिद्ध दर्शन के लिए निकला था। उस समय एक व्यक्ति ने मेरे को ढाई पेड़ी पे कॉल करके बुलाया और उस आदमी ने मेरे एक देसी कट्टा लगा के अपहरण करने का प्रयास किया और साइड में ले जाकर उसने मेरे साथ मारपीट करी और मेरे साथ लूट करी। उसने मेरी सोने की चैन थी गले में, वो ले गया और जो मेरी गाड़ी में पैसे रखे हुए थे वो लेके वो निकल गया। वो वहाँ पे परिस्थिति ऐसी थी कि वो पता नहीं किस मकसद से आए थे और जाते टाइम उन्होंने एक मेरा वीडियो बनाया। तो उनका मेरा मकसद समझ नहीं खाया कि उस आदमी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कितने व्यक्ति थे? 3 लोग थे। फोन किसका है? क्या चीज? फोन किसने किया था? फोन उन्हीं ने मेरे पास कॉल किया। बाकायदा मैंने इस चीज की रिपोर्ट में सारा खोला है। तोताराम गुजर नाम का लड़का है, केसरपुर का रहने वाला है। वो आदतन अपराधी है और वो साइबर क्राइम का अभी विशेष कार्य जो वो कर रहा है वो साइबर क्राइम है। और पहले वो शराब का जो देसी जो दुकानें इधर उधर खोलकर जो शराब। खबर कोटपुतली से है, जहां निर्दयी पिता ने अपनी ही बेटी की गला रेतकर हत्या कर दी। सूत्रों के अनुसार बेटी की हत्या के बाद पिता खुद भी सड़क हादसे का शिकार हो गया। वहीं इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची सदर थाना पुलिस घटनास्थल पर गहनता से जांच में जुटी हुई है। तो यह मामला कोटपुतली से सामने आया है, जहां पर एक निर्दयी पिता ने अपनी ही बेटी की गला रेतकर हत्या कर दी। तो कलयुगी बाप यहां पर साफ तौर पर अपने कलयुगी बाप ने अपनी ही बेटी का गला रेत कर हत्या कर दी। सूत्रों के अनुसार बेटी के हत्या के बाद पिता खुद भी सड़क हादसे का शिकार हो गया। तो वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची सदर थाना पुलिस घटनास्थल पर गहनता से जांच में जुटी हुई है। अगली खबर का रुख करते हैं अलवर जिले के रामगढ़ थाना अंतर्गत गांव इंद्रपुर में 24 वर्षीय महिला अपने घर में खाना बनाते समय झुलस गई, जिसको परिजन गंभीर हालत में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार जारी है। परिजन शीला ने बताया घायल कविता निवासी इंद्रपुर की रहने वाली है। वो आज सुबह अपने घर पर खाना बना रही थी, तभी गैस लीक हो गई। गैस लीक होते ही कविता के कपड़ों में अचानक आग लग गई और वो झुलस गई। परिवारजनों ने बड़ी मुश्किल से महिला के लगी आग पर काबू पाया और उसको रामगढ़ अस्पताल में लेकर गए, जहां से जो है गंभीर अवस्था के चलते घायल महिला को अलवर जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। तो खाना बनाते समय यह हादसा हुआ, जहां पर परिजनों ने जो है गंभीर हालत में किसी तरह से जो है लगी आग पर काबू पाया और साथ ही साथ घायल महिला को अस्पताल में ले जाकर जो है भर्ती कराया, जहां पर गंभीर अवस्था के चलते घायल महिला को का इलाज लगातार जारी है। सब्जी तो बना ली, मैं रोटी बना रही, मैं भी खाड़ पीट मोड़ के वहीं बैठी। सर पता नहीं गैस लीक है, पता नहीं इसकी चुन्नी में लगी जनकाई में। जब ये जैसे नू फुल्ला फुल्ला मार भगी है ने, तो हमने भी अपना बचाव करो, हम भी भागा वहां से। तो फिर इतने मैंने रोड मिचाई, गांव का भागी और कोई भी ना है के दौड़ियो। जब मेरे भाई आयो कम्बल लेके, और जब ये पकड़िए नुकनी जब बुझाइए। घटना क्या हुई थी? खाना बना रही सर, वो लीक हुआ ना, गैस जब आंच लगी बस। कितना झुलस गई ये सर? यहाँ कैसे सारी हाथ पे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।